हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज़ आदिति और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपको आपके प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करने वाली है। तो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रीलिम्स में बहुत कम समय बचा है, कुछ एक महीना ही बचा है अब आपके पास। आज 1 सितंबर है, तो इसीलिए आप लोग एमसीक्यूज तो सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो ऑप्शंस को देखकर हम लोग कभी कभी घबरा जाते हैं, क्योंकि बहुत नॉलेज होने के बाद भी हमें बहुत डिफिकल्टी लगती है ऑप्शंस को देख के। तो आज मैं आपके लिए ऐसे चीट कोड्स लेकर आई हूँ जिससे आप लोग एमसीक्यूज आसानी से सॉल्व कर लोगे। सो देयर आर सम ट्रिक्स, ताकि जब अपनी बैटल में जाएं आप, उससे पहले आप लोग बिल्कुल रेडी रहें। सो गेट रेडी टू नो दैट चीट कोड्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप लोग अपनी जंग में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने को बैठते हैं तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो कि आसानी से सॉल्व कर लेते हैं और दूसरे जो कि आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते। दोनों के पास नॉलेज बराबर की है बट सॉल्व नहीं हो पाते हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि ऑप्शंस देख के वो घबरा जाते होंगे, उनको नहीं समझ में आता होगा कि कौन सा सही ऑप्शन है, कौन सा गलत ऑप्शन है। इसी बेसिस पे क्या होता है कि हो जाती है गलती। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यही चीज देखनी है कि आप लोग किस जगह लैक कर रहे हो। आपका थ्योरी पार्ट बिल्कुल ठीक है, थ्योरी पोर्शन आपने पूरा कर रखा है, तो फिर कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे आप लैक कर रहे हो। व्हाट इज द डिफरेंस, लाइक व्हाट इज मेकिंग अ डिफरेंस इन दैट। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों को फिगर आउट करना पड़ेगा कि किस चीज में कहाँ एमसीक्यू सॉल्व करते समय कुछ कमी आ रही है, और अगर वो कमी आ रही है तो उसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो हियर आर सम ट्रिक्स जो कि मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप लोग अपनी पहले एनालाइज करिए अपनी मिस्टेक्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को, कि आप लोग कहाँ कहाँ लैक कर रहे हो। ठीक है, शायद जो मैं आज आपको ऑप्शंस दूंगी वो उससे रिलेट करती हूँ, बट अगर रिलेट नहीं कर रही तो आप एनालाइज करिए, एनालाइज करने के बाद उनको सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले या फिर आप अपने एग्जाम में जाएं उससे पहले कुछ चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ ये कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट बाय अटेम्प्टिंग इजी क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चंस आप लोग पहले अटेम्प्ट करें, जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं आप उनको पहले अटेम्प्ट कर लेंगे तो ये होगा कि पेपर में आपने जो आपका समय था आपने इजी क्वेश्चंस में कंप्लीट कर दिया, आपके इतने मार्क्स तो पक्के हो गए, आपने इजी क्वेश्चन से अपने मार्क्स पक्के कर लिए। ठीक है, फिर बात आई डिफिकल्ट वालों की, तो डिफिकल्ट वालों को बाद में देखें। रीजन भी कि अगर आप लोग डिफिकल्ट को पहले देखते हैं तो जो इजी वाले हैं ना वो भी नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए डू वन थिंग, डू द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन द डिफिकल्ट वन। ओके, देन हेल्पफुल है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बॉर्डर लाइन पर हैं। सो इफ यू नीड टू स्ट्रेच फॉर एक्स्ट्रा मार्क, देन दिस इज फॉर यू। नेगेटिव मार्किंग होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न भी कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं और नेगेटिव मार्किंग मान लीजिए ना हो, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है कि 100 मार्क्स का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि अगर हमने 50 सही करें तो 50 तो आएंगे ही आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कटेंगे नहीं इतने। बट गाइस, आप ब्लाइंडली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, दिस इज नॉट गुड, और ये ठीक भी नहीं है। आप वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए जो कि आपको आ रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई नेगेटिव मार्किंग इज गुड। देन हमेशा कट ऑफ को ध्यान में रखना है। जैसे कि अब कुछ 10 सालों में ये देखा गया कि जो कट ऑफ है वो करीब 105 से 110 तक की है। ठीक है, और आप लोग इस चीज पैटर्न को एनालाइज करिए, फिर उसके बाद ये देखिए कि आपको हमेशा जो भी कट ऑफ हो उसमें 10 प्लस ही रखना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक जैसे 110 है कट ऑफ, अगर आपने एम किया कि मैं 120 लाना चाहता हूँ, 120 का एम करके चलता हूँ, जब भी आप अपना एम को हाई रखेंगे, टारगेट हायर रखेंगे, तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे। क्या पता आप नेक्स्ट टॉपर बन जाएं ऐसा एम रख के। तो इसीलिए जो भी कट ऑफ हो उसमें 10 प्लस करके ही चलें। देन मिनिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, ठीक है, जिनको आप क्वालिफाई कर पाए। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 80 to 85 क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन द एक्यूरेसी लेवल। तो क्वेश्चन की एक्यूरेसी लेवल के ऊपर आप लोग करीब 80 से 85 क्वेश्चंस ही सॉल्व करें, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और ये भी देखिए कि वो सारे क्वेश्चन सही भी होने चाहिए। तो दैट्स वाई, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। देन
टाइम आपका काफ़ी कम होता है, 2 घंटे करीब होते हैं आपको अपने पेपर को सॉल्व करने में, तो वो समय काफ़ी ज़्यादा कम होता है आपके लिए। 2 या 3 घंटे हम लोगों के लिए काफ़ी हद तक कम होते हैं, पेपर को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होती है। तो क्या करें, आप अपना 1-1 मिनट, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मिनट से ज़्यादा नहीं आपको ज़ाया करना है क्वेश्चन पे। उस क्वेश्चन को पढ़िए, समझ में आ रहा है तो सॉल्व करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ जाइए, ठीक है? ज़्यादा समय देंगे तो आपका समय काफ़ी निकल जाएगा और उतना समय नहीं है आपके पास, बहुत क्वेश्चंस हैं और समय कम है। देन डू नॉट प्रिडिक्ट, कुछ भी प्रिडिक्शन मत रखिए कि अबाउट क्वेश्चन पेपर की मतलब सिरे से कोई भी आप लोग प्रिडिक्शन ना रखें। नाइदर कि डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा क्वेश्चन पेपर में, ना ही उसका पैटर्न ऑफ आंसर्स कैसा भी हो। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें गेस करने बैठ जाएँगे, तो फिर आप लोग सेफली अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे क्वेश्चंस। ओके, सो डोंट कीप एनी काइंड ऑफ प्रिडिक्शन, बी फ्री। ओके? देन एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड है वो ट्रिक जिससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली अपने क्वेश्चंस को। कैसे? देखिए, एलिमिनेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो एक ऐसे ऑप्शन को जिसको आपको लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है। बाकी की जो अनफेवरेबल होते हैं उनको आप एलिमिनेट करते जाते हो। ठीक है? अब ये कैसे करते हो? आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे करते हो। अपनी नॉलेज के बेसिस पे आप लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें जो आपको लग रहा है कि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है कि जिससे ऑप्शंस आपके सारे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? तो वही क्वेश्चन आप मतलब उसी ऑप्शंस में आप मतलब खुद को कंफ्यूज ना करें, ऑप्शंस को देखें, लग रहा है आपको कि कोई ऐसा ऑप्शन है जिसे आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए, उसे एलिमिनेट कर दें। बाकी के बचे 3 ऑप्शन, उन्हें देखिए, लग रहा है कि आपको किसी और एक और ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, कर दीजिए। बचे 2, उन दोनों में आप देखिए कि किसके चांसेस हो सकते हैं, जो कि सही हो सकता है, ठीक है? तो अपनी नॉलेज के बेसिस पे आप लोग अपने लॉजिक, अपने सेंस से आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है? एलिमिनेशन मेथड इज़ वेरी गुड टू सॉल्व एमसीक्यूज़। आप हर क्वेश्चन सिर्फ़ और सिर्फ़ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, आपका हर क्वेश्चन सही होगा। नाउ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आप एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से यू कैन अटेम्प्ट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, इवन अगर आपने उस क्वेश्चन के बारे में नहीं भी सुना होगा तब भी आप आसानी से कर सकते हो। दिस इंटायर ट्रिक, ये जो पूरी ट्रिक है वो डिपेंड करती है कॉन्टेक्स्ट पे, पर्सपेक्टिव पे, फेमिलियरिटी पे, ऑप्शंस पे, ठीक है? यही सारी चीज़ों पे ये पूरी ट्रिक डिपेंड करती है। तो जैसे कि मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, तो वो डिफ़िकल्टी जो है आपके क्वेश्चन की वो डिसाइड करते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि एक ऐसे में जो भी एक ऐसे हम जब भी एक ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जो ऐसे में उसकी जो लेंथ होती है, जो वर्ड लिमिट होती है, वही डिसाइड करती है उसका डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट कि क्वेश्चन में जो भी मतलब ऑप्शंस हैं आपके, वही उसका डिफ़िकल्टी लेवल है, वो डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है? Now, how to calculate the odds with the help of elimination method? First thing, जो entire method है वो hang on कर रहा है how many options can you eliminate on the basis of that, ठीक है? Concluding whether you should attempt the question or not. But आप उस बेसिस पे, ऑप्शंस के बेसिस पे कितना एलिमिनेट कर सकते हो, ये देखा जाएगा। पहली चीज़ ये कि मान लीजिए इफ़ यू हैव एलिमिनेटेड 0 ऑप्शंस, अगर आपने कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किया, तो यानी कि यू हैव जस्ट 0% प्रोबेबिलिटी टू करेक्ट द आंसर। आपके पास एक मतलब अंदाज़न बहुत 0% ही है। आपके पास कोई वो है ही नहीं कि आप लोग करेक्ट कर सकें आंसर। अब यही चीज़ क्या, आपको फिर उसके बाद क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए कि अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो, एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसे छोड़ दो। बट अगर आपने किसी एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, 33% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके सही आंसर मार्क करने की। और यहीं अगर आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, तो 50% चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि करना बहुत ज़रूरी है। रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के नहीं होगा, ठीक है? रिस्क लीजिए, देखिए कि कौन-सा ऑप्शन अपने कॉमन सेंस के ऊपर से देखिए कि कौन-सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, उसे एलिमिनेट कीजिए, ठीक है? एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कीजिए ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएँ। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम, यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है ये। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि कंसिडर करें फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स को।
ठीक है। सो नाउ कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट, जिसमें कि आपका डिमांड डिपॉजिट है with the banks and time deposit है with the banks, saving deposit है with the banks और currency. Now to the correct sequence of these assets in the decreasing order of liquidity is, अब इनका decreasing order में आपको आंसर देना है। तो पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर दीजिए, प्लीज दीजिए। इसका आंसर क्या होगा आप लोग मुझे पहले खुद से बताएं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। सो हियर आर दीज ऑप्शंस, ठीक है, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको डिक्रीजिंग मैनर में, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस में आपको इन्हें अरेंज करना है, दैट टू बी करेक्ट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। अब डी कैसे आया ये देखते हैं, कॉमन सेंस लगाइए। करेंसी जो करेंसी होती है वो तो कभी भी, इट इज लाइक इट्स नॉट द लीस्ट लिक्विड ऑप्शन, सो यू कांट चूज इट। करेंसी तो आपको हटानी पड़ेगी, यू कांट कंसिडर इट द लीस्ट लिक्विड ऑप्शन। देन फोर्थ सीक्वेंस तो आपका नहीं आएगा, सो वी कैन इजीली एलिमिनेट ऑप्शन सी। So you can easily eliminate option C. Now you can choose between option A, B and D. अब क्या हो गया कि आपने इस बेसिस पे ऑप्शन जो C था उसको एलिमिनेट कर दिया। कैसे, देखिए, ऑप्शन C को आपने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि करेंसी जो है वो लीस्ट नहीं मानी जाएगी, तो इसीलिए आपने उसको क्या करा, एलिमिनेट कर दिया इस ऑप्शन को। C ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, बचे क्या, A, B और C। ठीक है, नाउ सी, नाउ यू हैव लाइक यू कैन चूज बिटवीन ऑप्शन ए, बी और डी। अब क्या हुआ, आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो आपके पास 33% हो गए ऑफ प्रोबेबिलिटी टू गेट टू द करेक्ट आंसर। आप लोग करेक्ट आंसर के नजदीक हैं। अब क्या करिए, दो ऑप्शंस को कर दीजिए एलिमिनेट, फिर आपके पास हो जाएंगे 50% प्रोबेबिलिटी टू गेट इट करेक्ट। देन यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन टू शूट फॉर एन एक्स्ट्रा माइल। जब आपको लगे आपने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, नाउ सी हियर, आप अगर मान लीजिए आपने ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, फिर बचे बी और डी, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है काफी, ठीक है। बट एज वी ऑल नो दैट अगर आप लोग थोड़ा और दिमाग लगाएं तो डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स विल कम फर्स्ट, देन आफ्टर योर सेविंग डिपॉजिट विथ द बैंक्स विल कम, ओके, और उसके बाद आएगा आपका टाइम डिपॉजिट। सो द आंसर वुड बी डी। अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएं तो आप लोग सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। 100% आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो करेक्ट आंसर की तरफ आपको लेकर जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है, ठीक है, और साथ में अपनी जो नॉलेज है उसका भी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब ये बात कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सेपरेटली बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। यानी कि ये बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा बिल है जिसको पास किया जाए बाय ईच हाउस, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाए। कौन सा ऐसा बिल होगा, पहला देखिए, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड CAB, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब कौन सा बिल हो सकता है ना, लेट्स सी। आप लोग पहले आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, आई विल बी वेटिंग फॉर 10 seconds। सो नाउ द आंसर इज डी ओवर हियर। हाउ कम डी? पहली चीज ये देखिए, पहला था क्या, ऑर्डिनरी बिल था, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे दैट ऑर्डिनरी बिल को तो रिक्वायरमेंट ही नहीं होती स्पेशल मेजॉरिटी की, तो दिस कैन ऑल्सो बी इन्फर्ड फ्रॉम द वर्ड ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी वर्ड से आप लोग ये चीज समझ जाओगे, स्पेशल मेजॉरिटी एंड ऑर्डिनरी बिल, ओके। सो द यू कैन अंडरस्टैंड विद द, आप लोग नाम से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका गया, ए ऑप्शन तो कट गया यहाँ से, देखिए ए ऑप्शन कट जाएगा, ओके ना। अब बात करेंगे ऑप्शन बी के बारे में, मनी बिल रिक्वायर करता है अप्रूवल फ्रॉम लोकसभा, ऑप्शन बी कट गया, बचे सी और डी। नाउ सी बचे क्या आपके, दो ऑप्शन कट गए,
फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब देखिए कौन सा बिल है जो स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास हो सकता है। थिंक ओवर इट एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। द आंसर वुड बी डी, राइट। क्योंकि इफ यू हैव एलिमिनेटेड 3 ऑप्शंस तो आपके पास पता है 100% प्रोबेबिलिटी बच जाती है टू गेट इट करेक्ट। आप लोग अपना दिमाग लगाते तो ऑर्डिनरी वर्ड हो जाता, ठीक है। ऑर्डिनरी से आप लोग समझ जाते कि स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, बट इट इज टॉकिंग हियर द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑर्डिनरी बिल विच कैन नॉट बी लाइक, ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। फिर बात आई मनी बिल की, जो कि रिक्वायर्स एन अप्रूवल फ्रॉम लोकसभा, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। फिर आगे आपका फाइनेंस बिल जो कि कहीं ना कहीं रिलेशन रखता है, ठीक है। बट फिर आप जब लास्ट ऑप्शन पे जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, वहां पर आप टिक गए कि भाई यही आंसर हो सकता है। सो आफ्टर एलिमिनेटिंग दीज 3 और 2 ऑप्शंस आपके पास एक 50% चांस रहता है अगर 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपने तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया और आपकी गाड़ी जा रही है डी तक, तो समझ लीजिए कि 100% चांसेस है कि आप लोगों ने सही आंसर मार्क किया है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। नेक्स्ट, the banks are required to maintain a certain ratio between their cash in hand and total asset। अब इसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बैंक रेशियो बोलते हैं इसे, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो बोलते हैं, या सेंट्रल बैंक रिजर्व बोलते हैं, सेंट्रल लिक्विड रिजर्व बोलते हैं। नाउ आंसर आप लोग मुझे बताइए इसका पहले कमेंट सेक्शन में, देन आई विल बी गेटिंग फॉरवर्ड टू द आंसर। थोड़ा सोच समझ के बताइएगा, बिकॉज जब क्वेश्चन जो आपके जो क्वेश्चनर्स होते हैं, जब वो क्वेश्चन बनाते हैं तो वो ऐसी ट्रिक्स भी यूज़ करते हैं कि आपको पूरा घुमा देते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन का आंसर उसी में होता है बट आप लोग घूम जाते हो ना, कहीं वो क्वेश्चन से ही आपको पता चल रहा हो, कहीं कुछ भी ऐसा हो सकता है। ट्रिक्स लाइक ट्रिक्स आपके जो एग्जामिनर है उसके द्वारा भी यूज़ करी जा रही है और ट्रिक्स आपको भी यूज़ करनी है उसी आंसर को खोजने के लिए। ओके, सो अब देखते हैं इसका आंसर। नाउ इसका आंसर हम पता करते हैं कैसे। जो आपके क्वेश्चन में ए, सी और डी टर्म्स दी गई हैं, वो टर्म्स तो यूज़ ही नहीं होती हैं कभी बैंकिंग और फाइनेंस में, तो ये तो आसानी से कट गया, इजीली समझ में आ गया आपको कि ए, सी और डी तो हो ही नहीं सकते। ये ऐसी कोई टर्म्स ही नहीं यूज होती, ए, सी और डी ये तीनों ही गलत हैं। सही आंसर होगा आपका स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज ऐसी ये जो 3 टर्म्स हैं ये तीनों टर्म्स होती ही नहीं है आपकी बैंकिंग और फाइनेंस में। तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि आप लोगों को अपने नॉलेज के बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट द आंसर and it is very easy. So by using this elimination method you can easily obtain the answer. Okay, so अब जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपके सामने क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। जब भी हम MCQ सॉल्व करें, हम लोग क्वेश्चंस को हैंडल अच्छी तरह कर सकें, उनको समझ सकें, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत ज़रूरी है जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठते हो, 3 घंटे के लिए बैठते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चंस देख के क्वेश्चंस को पूरा ढंग से देखिए, उनके कंटेंट को समझिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, कि क्या मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, आप कितना बेसिक से लिंक कर सकते हो उस क्वेश्चन को, अपने बेसिक से लिंक करो, फ्लैशबैक में जाओ क्या पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ पढ़ा था या नहीं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करो एंड यू विल गेट योर आंसर करेक्ट। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड इससे आपका जो एक हैबिट है वो भी ठीक हो जाएगी। और प्लीज़ थ्योरी पार्ट अपना आपने बहुत अच्छा करिए, स्ट्रॉन्ग करिए उसको, बट अपने MCQs भी आपको सॉल्व करने हैं। क्यों करने हैं? ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ आपकी एक जो प्रैक्टिस की हैबिट हो जाएगी, एक तो हैबिट पड़ जाएगी, दूसरा जब एग्जाम देने जाओगे तो वही चीज़ जो एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड यू विल गेट परफेक्ट इन योर MCQs अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे रोज, जैसे कि आप लोग अभी कर रहे होगे। एक पूरा महीना आप लोग प्रैक्टिस करोगे MCQs की, सो दैट जब आप टेस्ट देने जाओ, एग्जाम देने जाओ, ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। यही चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका बी। ओके, देन अदर टेक्निक्स टू हेल्प यू
टू हेल्प यू बैटल द एमसीक्यूज फ्लैशबैक मेथड, वही मैंने आपको बोला। तो साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है ये, ऐसा वैसा मेथड नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन है कि वन कैन रिलीव द मोमेंट जस्ट बाय क्लोजिंग देयर आईज एंड गोइंग बैक टू द टाइम व्हेन योर टीचर, फ्रेंड और एनीवन फॉर दैट मैटर taught you that particular information. Try to grasp the mental image of classes, books, or notes, and then attempt to eliminate at least one option from the information you have just collected. अब देखिए फ्लैशबैक मेथड में क्या होता है, आप अपनी आंखें बंद करें, कोई भी क्वेश्चन देखिए, उसको अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या आपको ये लग रहा है कि मैंने ये पढ़ा है पर अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। बहुत समय ऐसा होता है कि जब हम लोग पेपर देने जाते हैं और हम कोई क्वेश्चन देखते हैं और हमें आता है वो क्वेश्चन, हमने पढ़ा भी है पर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम कंफ्यूज्ड हैं। तो क्या करेंगे उस समय, आंखें बंद करिए, सिट वेरी रिलैक्सली, रिलीव योरसेल्फ, आंखें बंद करें, सोचें कि किस टीचर ने, किस दोस्त ने, कहाँ पर, कौन सी बुक में मैंने इसके बारे में पढ़ा था। आप उसी बेसिस पे एक ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, धीरे 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 आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये टेक्निक है आपकी साइंटिफिकली प्रूवन। ट्राई एंड डू दिस टेक्निक। अपनी नॉलेज के बेसिस पे अगर आपने चीज़ें पढ़ी होंगी और फ्लैशबैक में चले जाते हैं तो आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। कहीं सुना भी होगा ना तो भी कर लेंगे, ओके। सो यूज दिस टेक्निक ऑल्सो। देन फाइंडिंग आंसर इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में ही उसके आंसर्स होते हैं। तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ केसेस इन विच सर्टेन क्वेश्चंस कैन गिव यू द हिंट फॉर सॉल्विंग अदर क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से लिंक करता हो, ऐसा बहुत टाइम होता है। तो देयर आर 100 क्वेश्चन विच इन इटसेल्फ प्रोवाइड वन अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, एंड इन्फॉर्मेशन, ताकि वन शुड ऑल्सो टेक ग्रेट प्रिकॉशंस टू नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑन द वेरी फर्स्ट। सो अगर आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि दो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर आ जाते हैं या उनकी कुछ ना कुछ फैक्ट है या कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि एक दूसरे से रिलेट करती है, वो आपको एक पर्टिकुलर हिंट देती है। अब कैसा हिंट हम देखते हैं, देखिए जैसे ये क्वेश्चन देखिए, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 2012 वाज हेल्ड एट, ये ऑप्शंस हैं आपके, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या इसका आंसर होगा। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आप लोग समझ भी जाएंगे। तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए पहले। So the answer is A, हैदराबाद। हैदराबाद में इट वॉज बीन हेल्ड, जो आपकी कन्वेंशन थी बायोडाइवर्सिटी पे 2012 में, वो हेल्ड हुई थी हैदराबाद इंडिया में, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखा हमने, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हैदराबाद, ठीक है, 2012। अब कंसिडर करने हमें ये स्टेटमेंट्स किस बेसिस पे, जो कन्वेंशन हुई थी बायोडाइवर्सिटी पे हैदराबाद में, कौन सा समय, 2012, ठीक है। और वही क्वेश्चन यहाँ पर था, यहाँ पर क्या क्वेश्चन था कि कौन, मतलब कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 2012 में कहाँ हेल्ड हुई थी। और इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ से आपको आंसर भी मिल जाता उसका, है कि नहीं, और वहां से आपको हिंट भी मिल गया। तो ये देखिए, it is focused majorly on ocean and marine diversity. India pledged करीब $50 million for biodiversity conservation. Now, which of the statements given above is are correct? अब आपको आंसर देना है इसका। तो आपने देखा ये जो दो क्वेश्चन थे वो एक दूसरे से कितना रिलेट कर रहे थे। जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर आपको इस क्वेश्चन से मिल सकता था, है कि नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें खुद ब खुद हिंट छुपी हो उनके आंसर की, ओके। नाउ लेट्स सी दिस आंसर। इसका आंसर है आपका सी, दोनों स्टेटमेंट ही सही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्वेश्चन 5 कैन बी ऑब्टेन, उसका जो आंसर था, जो क्वेश्चन 4 का आंसर था वो ऑब्टेन किया जा सकता था। क्वेश्चन 4 का जो आंसर था वो क्वेश्चन 5 से ऑब्टेन किया जा सकता था, इजीली ऑब्टेन किया जा सकता था, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग कि ऐसे भी आपको पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखिएगा। देन बात करते हैं एक्स्ट्रा डिटेलिंग के बारे में। एक्स्ट्रा डिटेलिंग क्या हो गई आपकी,
नाउ शिफ्ट योर फोकस टू द लैंग्वेज ऑफ द ऑप्शंस एंड क्वेश्चन। अब बात करेंगे, अभी तो हम लोगों ने मेथड्स के ऊपर बात करी थी, ट्रिक्स के ऊपर बात करी थी, अब बात करेंगे हम लोग लैंग्वेज के ऊपर कि जो ऑप्शंस और क्वेश्चंस में लैंग्वेज हैं, ठीक है, उस पर फोकस करते हैं। सो आफ्टर एनालाइजिंग थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज, एक चीज फिगर आउट की गई कि one can figure out a pattern of language used in the correct answer। कैसे? If any authoritative term जैसे कि 100%, 0%, always, absolute, never, ये अपीयर होता है किसी ऑप्शन में, तो मान लीजिए कि वो इनकरेक्ट है, ऐसा होता है, ठीक है। आप लोग ट्राई करिएगा एमसीक्यूज के साथ, ऐसा होता है। अगर कोई भी ऐसी अथॉरिटेटिव टर्म आती है, 100%, 0%, ऑलवेज, एब्सोल्यूट, नेवर, अगर ये ऑप्शंस में आ रही है, वो इनकरेक्ट होगा। आप लोग जरूर ये चीज दिमाग में रखिएगा, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी। फिर दूसरा देखिए, following the similar approach, if options or questions have terms like rarely, can be, maybe, maybe not be, shall be, more often than not, most of the time, ये ज़्यादातर ट्रू हो जाते हैं, ये ज़्यादातर ठीक होते हैं आंसर्स, ठीक है। तो आप देखिएगा कि लैंग्वेज पे देखेंगे हम क्वेश्चन की, और क्वेश्चन की लैंग्वेज पे हम गौर करेंगे तो टर्म्स कोई ऐसे यूज़ हो रहे हैं जैसे कि आपका रेयरली यूज़ हो रहा है, कैन भी यूज़ हो रहा है, मे भी यूज़ हो रहा है, तो वो ऑप्शन आपका ठीक होगा, सही होगा बिल्कुल, ठीक है। फिर अब जो ऊपर मेंशन है आपके जो ऊपर मेथड का है, ठीक है, सो दैट मेथड इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपकी ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गए, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गए, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये जितने भी पूरा मेथड है ना, ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को ढंग से पढ़िए, ऑप्शंस को केयरफुली पढ़िए, एंड ये जो पूरी आपकी आपको टर्म्स जो ऊपर सजेस्ट की गई हैं, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी। दे विल लाइक accompanied by eliminating at least one option on the basis of above method, and after expulsing one option can be proceed with the help of elimination method, ठीक है। तो ये टर्म्स आप लोग दिमाग में रखिएगा अपने, जब भी आपका कोई भी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा, इन टर्म्स को आप लोग याद रखेंगे, तो आप लोग याद रखेंगे कि अगर किसी भी टर्म में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ऑप्शन में 100% आ रहा है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज रॉन्ग, एंड अगर किसी और ऑप्शन में मे बी, कैन बी आ रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक होगा, दैट वुड बी ट्रू। ओके, नाउ कंसिडर करेंगे हम इस क्वेश्चन को। Now consider the following statement: every state has at least one tiger reserve, and then tiger is protected under Wildlife Protection Act. अब आपको इसका आंसर बताना है, which of the statement given above is are correct। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे वर्ड आ रहा है at least। पहले आप मुझे इसका आंसर बताइए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। So you have 10 seconds। 10 सेकेंड्स में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, आप लोग आंसर करेंगे, मैं आप लोगों को उसके बाद आंसर बताऊंगी। देखते हैं आप लोगों ने कितना समझा। बाद पहले जो टर्म्स दी गई थी उसमें से एक टर्म यहाँ पर आ गई है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द आंसर। आंसर होगा आपका बी। कैसे समझे? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के द्वारा दी गई एक इन्फॉर्मेशन थी, दैट गिवन बाय two keywords, every and at least, helps you in identifying the option as for right or wrong, ठीक है। जो पहले आपको एक्स्ट्रा डिटेलिंग में ऑप्शन में बताया गया था कि अगर आप देखते हैं वर्ड at least, ठीक है, और या फिर आप ऐसा वर्ड कुछ देखते हैं जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, एक तो आपका at least हो गया, ठीक है, और every हो गया। एवरी स्टेट हैज एटलीस्ट वन टाइगर रिजर्व, तो या तो ये गलत होगा या सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये हुआ है गलत, ठीक है। तो ये आप लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से समझे, जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इट इज बीन गिवन बाय टू कीवर्ड्स के एवरी और एटलीस्ट helps you in identifying the option as for right or wrong। तो ये तो keywords थे, तो ये आपको keywords है ना, ये ध्यान में रखने हैं, ये hint है, ये clue है, ठीक है, क्लू हैं ये जो दिए जा रहे हैं आपको एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है, जिसने क्वेश्चन पेपर बनाए, क्वेश्चंस बनाए हैं उसके द्वारा, कि ये कीवर्ड्स हैं, अगर आप इनको पहचान गए, ठीक है, कोड वर्ड्स हैं ये, इनको पहचान गए तो फिर आप लोग सही या गलत मार्क करेंगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखते हैं, द SEZ Act
2005, which come into effect in February 2006, has certain objectives. In this context, consider current following statements: development of infrastructure facilities, promotion of investment from foreign sources, promotion of exports of service only. Which of the above are objectives of this act? अब आप लोग पहले आंसर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आप लोगों की फिर हेल्प करूं आंसर को फाइंड आउट करने में। सो यहाँ पे भी सेम ट्रिक लगेंगी, ठीक है। ट्रिक को समझिए, देखिए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए कि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या हिंट दी गई है हमको। जो क्वेश्चन बनाया है जिसने, उसे क्या हिंट दी है हमें, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी द आंसर। सो यहाँ पर आपने देखा आंसर है ए। आंसर ए कैसे है कि इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड था आपका ओनली, उसको यूज किया गया था इन ऑप्शन 3, जो कि आपको हेल्प करता है एलिमिनेशन में, ठीक है। सो जो वर्ड है ओनली वो डिस्क्राइब करता है कि ये जो स्टेटमेंट है इन एब्सोल्यूट टर्म्स एंड हेंस इट इज इजी टू आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। तो ये जो की टर्म्स हैं, ये जो की वर्ड्स हैं, ये आपको एक पर्टिकुलर हिंट देते हैं कि आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, ताकि आपकी जो स्टेटमेंट है आप समझ पाओ कि वो सही है या गलत है। तो इन द अबव क्वेश्चन जो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट इज रॉन्ग विच हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग 3 ऑप्शंस, ठीक है, जो कि थे आपके बी, सी एंड डी। सो आपका आंसर क्या आ गया? ए। 1 and 2 is the right answer. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आया हो। एक्स्ट्रा डिटेलिंग का जो मेथड है वो आपको समझ में आया होगा। ये जो टर्म्स हैं इनको आपको बहुत ढंग से दिमाग में रखना है कि अगर ऐसी कोई भी टर्म आ रही है, देखिए जैसे ओनली यहाँ पे टर्म आई, ठीक है, ओनली यहाँ आया, ओनली इधर आया, ठीक है, एंड ओनली इज कमिंग ओवर हियर। So here you can understand which is the right answer and which is the wrong answer. Okay, now move forward. Now, borrowing the examiner's lens. अब आपको क्या करना है? One should always take a note of examiner's perspective and his approach to distract student from the right choice. अब examiner पूरी कोशिश करता है कि स्टूडेंट्स अपने मतलब एक पर्टिकुलर अपने गोल मतलब अपना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, जो वो एक आसान अप्रोच लगा रहे हैं उस थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है, और इस चीज़ पे ज़्यादा सोचें। तो आपको क्या करना है? आपको एग्जामिनर्स के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया उसके पर्सपेक्टिव से सोचना है आपको। अब आपको तो कंफ्यूज करने के लिए उसने दे दिया क्वेश्चन, अब आप उसमें कैसे फाइंड आउट करोगे कि क्या पैटर्न से दिया है? आप लोग कंफ्यूज हो गए तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कर रहे हैं वो ऐसा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना। वंस यू ड्रॉ पैटर्न एंड अंडरस्टैंड द फिजिक्स ऑफ एग्जामिनर्स, you can escalate your game and get better at solving MCQs and eliminating option. तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन को देखकर ऐसा लग रहा हो, कुछ हिंट लग रहा हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो आप लोगों को हर क्वेश्चन को एग्जामिनर्स के पर्सपेक्टिव से देखना है। अपनी नज़रों से नहीं, एग्जामिनर की नज़रों से देखो, कहाँ उसने ऐसी हिंट छुपा रखी है या फिर कहाँ उसने आपको एक ऐसी ट्रिक दी है, एक ऐसा पॉइंट दे दिया है जिससे आप भटक रहे हो अपने सही आंसर पे जाने के लिए। सो प्लीज़ इस चीज़ को भी अपने दिमाग में रखें कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं, थिंक फ्रॉम द एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव। ओके, नाउ फेसिंग AOA and NOA, which is all of the above, none of the above. तो एटलीस्ट 20 to 40% जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि बोथ द केसेस में चांसेस होते हैं इनके करेक्ट होने के 25%। इनके सही होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 25% होते हैं, बाकी का जो 75% है वो ये गलत ही होते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस मेथड शुड बी ओनली यूज्ड इफ यू हैवंट मार्क्ड इनफ क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं तभी इस मेथड का यूज़ करना इन क्वेश्चंस को सही टिक करने के लिए। जैसे मान लीजिए ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव आपके डी में ही आते हैं, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही भी होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। तो जब आपको एग्जाम मतलब आपको क्वालिफाई करने में भी डाउट हो, आपको लग रहा हो कि डिफिकल्टी लेवल है, डिफिकल्ट फील हो रहा है आपको, तो फिर आप तब यही करें, जितने भी ऑल ऑफ द अबव हैं, जितने भी नन ऑफ द अबव हैं, उन सबको सही करते जाइए, ठीक है। आप देखिए कि उनको करेक्ट करें। Okay, so this is only when you have no chance left,
ओके। उससे पहले आपको बाकी के सारे मेथड्स यूज़ करने हैं, बाकी जितनी भी आपको ट्रिक्स मैंने बताई हैं। एलिमिनेशन मेथड को तो बाय हार्ट रट लीजिए, वो आपका हमेशा हर एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगा, वेदर यू हैव नॉलेज और वेदर यू हैव जस्ट हर्ड अबाउट द क्वेश्चन। ओके, सो यही थी गाइज आप लोगों के लिए वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को इससे कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए। अगर अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू very much for watching this video, and we're gonna meet in another video. I hope this will help you to solve your MCQs. फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो ज़रूर बताएं। एंड वन मोर थिंग दैट आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ठीक है, 1 महीना बचा है। स्ट्रेस मत लीजिए। आई नो वायरस है तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी होंगे। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, बी हैप्पी एंड अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। बाय, थैंक यू।